हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में अप्लाइड मैथमेटिक्स एमएल अग्रवाल क्लास 12th एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे क्वेश्चन नंबर 6 तक के वीडियो अपलोड किए हुए हैं। एक एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको जा करके देख करके आएँ। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हमें ये 3 इक्वेशन गिवन है और वापस से हमें इसको क्रैमर रूल से सॉल्व करना है। यहाँ से वापस से हम डिटर्मिनेंट का फॉर्मेट बना लेंगे। तो d इज इक्वल टू एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हमने देखिए d बना लिया। अब देखिए यहाँ पर जो है ना, फर्स्ट रो के अलावा कहीं पे भी नंबर हमें गिवन नहीं है, सिर्फ हमें ए बी सी का फॉर्मेट गिवन है। तो देखिए अगर आप इस तरह के क्वेश्चन को अगर आप प्रॉपर्टीज़ लगा करके अगर आप सॉल्व करेंगे तो बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए इसका डिटर्मिनेंट हमें कैलकुलेट करना है। वैसे तो आप मैनुअली कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें ऑपरेशन के थ्रू ऑपरेशन लगा करके मैं इसमें डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर रहा हूँ। हम ऑपरेशन कैसे लगाते हैं, अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम में अगर 1 1 पहले से गिवन है, अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम में पहले से 1 1 गिवन है तो हम इसको जीरो बनाने की कोशिश करते हैं। किसी भी दो एलिमेंट को जीरो बना दीजिए। और अगर 1 1 गिवन नहीं है तो पहले 1 1 बनाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम किसी भी दो एलिमेंट को जीरो बनाते हैं। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। देखिए इसमें मैं देखिए ऑपरेशन लगाने जा रहा हूँ। जीरो कैसे बनेगा, अगर मैं 1 में से इस 1 को माइनस कर दूं या फिर इसमें से इसको माइनस कर दूं तभी तो जीरो बनेगा। तो इसका मतलब क्या है, मैं यहाँ से ऑपरेशन लगा रहा हूँ C1 में ऑपरेशन लगा रहा हूँ C1 माइनस C2, और C2 में ऑपरेशन लगा रहा हूँ C2 माइनस C3। तो देखिए होगा क्या, 1 में से 1 को माइनस कर देंगे, फिर 1 में से 1 को माइनस करेंगे। भाई ये वाले 1 में से इसको माइनस करना है और इसमें से इसको माइनस करना है। थर्ड कॉलम एज इट इज़ a माइनस बी, बी माइनस सी, सी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और ये सी स्क्वायर एज इट इज़। तो यहाँ पे कितना आ गया, 0 0 1, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी, और देखिए इसको मैं लिख रहा हूँ a प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी। इसको मैं लिख रहा हूँ b प्लस सी और b माइनस सी, सी, और ये सी स्क्वायर एज इट इज़। अब देखिए क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम में से a माइनस बी कॉमन ले रहा हूँ और सेकंड कॉलम में से b माइनस सी कॉमन ले रहा हूँ। टेकिंग कॉमन a माइनस बी फ्रॉम फर्स्ट एंड b माइनस सी फ्रॉम सेकंड कॉलम रिस्पेक्टिवली। तो फर्स्ट कॉलम में से a माइनस बी कॉमन ले लेते हैं और सेकंड कॉलम में से b माइनस सी कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से क्या बचेगा, 0 1 और a प्लस बी, 0 1 b प्लस सी और 1 सी और सी स्क्वायर। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ से क्या आया, a माइनस बी इंटू बी माइनस सी। अब देखिए जब डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे तो ये दोनों वैल्यू तो जीरो हो जाएगा। हमें सिर्फ किसको सॉल्व करना है, 1 को। तो 1 कंसीडर करेंगे, 1 से रिलेटेड ये रो ये कॉलम डिलीट, इसको इससे मल्टीप्लाई किया b प्लस सी माइनस a माइनस बी। तो b से b कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या आ गया, a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस a। अब सिमिलरली सेकेंड डिटर्मिनेंट बनाइए, d1 बनाएंगे
तो उसकी जगह पे फर्स्ट कॉलम में क्या लिखेंगे, 1 के स्क्वायर, और बाकी दोनों कॉलम एज इट इज़ 1 बी स्क्वायर, 1 सी और सी स्क्वायर। सेम ऑपरेशन लगाइए, C1 में ऑपरेशन लगाइए C1 माइनस C2, और C2 में ऑपरेशन लगाइए C2 माइनस C3। 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1, K माइनस B माइनस C और C, K स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, और ये C स्क्वायर। ये आ जाएगा 0 0 0, K माइनस B माइनस C, यहाँ पे वापस से फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, K माइनस K प्लस B माइनस B प्लस C, और ये C स्क्वायर। अब वापस से K माइनस B फर्स्ट कॉलम में से और B माइनस C सेकेंड कॉलम में से कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या, K माइनस B और B माइनस C कॉमन आ गया, तो क्या बचा 0। स्टूडेंट यहाँ पे 1 आएगा, 0 1 1 1 C, यहाँ से K माइनस B कॉमन आ गया, यहाँ से बचा K प्लस B, यहाँ पे बचा B प्लस C, और यहाँ आया C स्क्वायर। अब देखिए ये कैलकुलेट करेंगे तो K माइनस B और B माइनस C एज इट इज़ इनटू, तो ये रो ये कॉलम डिलीट, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, B प्लस C माइनस K माइनस B से B कैंसिल हो गया, तो K माइनस B इंटू B माइनस C इंटू C माइनस K आ गया। D2 डिटर्मिनेंट बनाएंगे। अब D2 बनाएंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट कॉलम एज इट इज़ 1a स्क्वायर 1a स्क्वायर, और सेकेंड कॉलम की जगह पे ये लिखेंगे 1k स्क्वायर 1k स्क्वायर, और थर्ड कॉलम एज इट इज़ 1c स्क्वायर 1c और C स्क्वायर। वापस से ऑपरेशन लगाइए, C1 में C1 माइनस C2 और C2 माइनस C3, तो देखिए 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 0, और ये 1, A माइनस K माइनस C और C, A स्क्वायर माइनस K स्क्वायर माइनस C स्क्वायर और C स्क्वायर, 0 0, A माइनस K माइनस C, यहाँ फार्मूला अप्लाई कीजिए, A माइनस A प्लस K माइनस C और K प्लस C, और ये C स्क्वायर। अब यहाँ से A माइनस K माइनस C कॉमन आ जाएगा, A माइनस K माइनस C कॉमन आने के बाद क्या बचा 0 0 0। स्टूडेंट वापस से मैंने यहाँ 0 लिख दिया, 1 लिखेंगे, 1 1 1 C, और A माइनस K कॉमन आ गया, यहाँ से बचा A प्लस K, यहाँ से बचा K प्लस C, और यहाँ से बचा C स्क्वायर। A माइनस K और K माइनस C इंटू अच्छा A प्लस K माइनस C, तो K से K कैंसिल हो गया, तो A माइनस K अपॉन इंटू K माइनस C इंटू A माइनस C, तो ये थर्ड वैल्यू आ गया। अब आइए फोर्थ वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए पहले दो कॉलम एज इट इज़ 1a स्क्वायर 1b स्क्वायर, और थर्ड कॉलम की जगह पर 1k स्क्वायर 1k और k स्क्वायर। लगाइए ऑपरेशन, C1 में ऑपरेशन लगाइए C1 माइनस C2, और C2 में ऑपरेशन लगाइए C2 माइनस C3, तो 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1, A माइनस B माइनस K
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर और ये के स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया 0 0 1, ए माइनस बी माइनस के, ए प्लस ए माइनस बी प्लस के, बी माइनस के और के स्क्वायर। कॉलम 1 में से ए माइनस बी और बी माइनस के सेकेंड कॉलम में से कॉमन आ जाएगा, तो ए माइनस बी माइनस के कॉमन आ गया। तो यहाँ से बच गया 0 0 1 1 1 के और ए प्लस बी प्लस के और ये के स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वैल्यू एज इट इज़ ए माइनस बी माइनस के इंटू 1 से रिलेटेड ये रो ये कॉलम डिलीट, इसको इससे मल्टीप्लाई किया बी प्लस के माइनस ए माइनस बी, तो ये बी से बी कैंसिल हो गया। यहाँ से क्या बचा, ए माइनस बी माइनस के और के माइनस ए। अब देखिए हमें कैलकुलेट करना है एक्स वाई जेड का वैल्यू। तो x इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, d1 अपॉन डी। तो d1 देखिए हमने क्या कैलकुलेट किया, d1 देखिए हमने ये कैलकुलेट किया k माइनस बी माइनस सी और c माइनस के डिवाइडेड बाई a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए। तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ से क्या बचा, k माइनस बी और c माइनस के डिवाइडेड बाई a माइनस बी और c माइनस ए। सिमिलरली हम y कैलकुलेट कर लेंगे। y का फॉर्मूला क्या होता है, d2 अपॉन डी। d2 हमने ये कैलकुलेट किया a माइनस के माइनस सी और a माइनस सी डिवाइडेड बाई a माइनस बी माइनस सी माइनस ए। स्टूडेंट देखिए ये वैल्यू जब मैंने कैलकुलेट किया है तो यहाँ पे मिस्टेक ये हुआ है, जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले ये वैल्यू लिखा जाएगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगा वो आएगा k प्लस सी माइनस ए माइनस के। तो अब ये k से k कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे c माइनस ए बचेगा। तो यहाँ c माइनस ए, तो यहाँ पे जो मिस्टेक ये हुआ है यहाँ पे मैं कर रहा हूँ c माइनस ए। तो अब देखिए ये वैल्यू कैंसिल हो गया और यहाँ से क्या बचा, a माइनस के माइनस सी, a माइनस बी और b माइनस सी। सिमिलरली हम z कैलकुलेट कर लेंगे। अब d3 हमने कितना कैलकुलेट किया, ये a माइनस बी माइनस के और k माइनस ए डिवाइडेड बाई a माइनस बी माइनस सी माइनस ए। तो इससे ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से z इज इक्वल टू क्या आंसर आया, b माइनस के माइनस ए डिवाइडेड बाई बी माइनस सी और सी माइनस ए। तो ये देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो काफ़ी लेंदी क्वेश्चन था ये और काफ़ी डिफरेंट भी है। अगर आप इस तरह से इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो अगर आप प्रॉपर्टीज़ अगर देख के नहीं आएंगे, अगर आप प्रॉपर्टीज़ को समझ के नहीं आएंगे तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। और इस क्वेश्चन को सॉल्व मैंने इसको इसलिए किया इस तरह से, क्योंकि जब आप सिंपल डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे तो आपको फैक्टर बनाने में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ फेस करना पड़ेगा। इसीलिए अगर आप ऑपरेशन के थ्रू अगर सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर ईजिली आ जाएगा। लेंदी होगा बट ये ईजी आ जाएगा आंसर। लेकिन जब आप डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे तो उसमें फैक्टर बनाना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कहता है, द सम ऑफ द 3 नंबर्स इज़ 20। 3 नंबर यहाँ पे है और तीनों नंबर का सम हमें कितना गिवन है, 20। तो मैं यहाँ से एज्यूम कर लेता हूँ, लेट फर्स्ट नंबर बी
x एंड सेकंड नंबर b y और थर्ड नंबर b z। और कह रहा है तीनों नंबर का सम जो है ना वो 20 गिवन है। तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 20। इफ़ वी मल्टीप्लाई द फर्स्ट नंबर बाई 2 एंड एड इट टू द सेकेंड नंबर, अगर हम पहले नंबर में 2 से मल्टीप्लाई कर दें और सेकेंड नंबर ऐड कर दें, द रिज़ल्ट एंड सब्ट्रैक्ट द थर्ड नंबर, और थर्ड नंबर को हमें माइनस करना है और इसका रिजल्ट कितना आएगा 23। बाय एडिंग सेकेंड एंड थर्ड नंबर टू द 3 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट नंबर, अगर पहले वाले नंबर का थर्ड टाइम और इसमें ऐड करना है सेकेंड एंड थर्ड नंबर, वी गेट 46, हमें मिलता है 46। रिप्रेजेंट द above problem algebraically and use grammar rules to find the numbers from these equation। और हमें क्रैमर रूल से इन नंबर्स को बताना है कि क्या नंबर आएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन और ये थर्ड इक्वेशन। अब इसके बाद हमें क्या करना है, D1 बनाना है। तो डिटर्मिनेंट D बना लेते हैं 1 1 1 2 1 -1 3 1 और 1। यहाँ से D2 बना लेंगे। फर्स्ट कॉलम की जगह पर ये तीनों नंबर लिखेंगे 20 23 46, और सेकेंड और थर्ड कॉलम एज इट इज़ 1 1 1 1 -1 और 1। D2 बना लेंगे। फर्स्ट कॉलम एज इट इज़ 1 2 3, और सेकेंड कॉलम की जगह पे ये तीनों नंबर 20 23 20 23 46 और 1 -1 1 1 -1 और 1। D3 बना लेंगे। फर्स्ट और सेकेंड कॉलम एज इट इज़ 1 2 और 3 1 1 1, और थर्ड कॉलम की जगह पे 20 23 20 23 और 46। अब हमें क्या करना है, इनका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। तो उम्मीद है आप इन सब का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर देंगे। मैं डायरेक्ट डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करके लिख रहा हूँ। इसका डिटर्मिनेंट जब आप कैलकुलेट करेंगे -4 आएगा। इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे -52 आएगा। इसका कैलकुलेट करेंगे -8 आएगा। इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे -20 आएगा। उसके बाद x निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, D1/D, और D1 कितना आया -52 डिवाइडेड बाई -4, इसको कैंसिल कर लेंगे, ये आ जाएगा 13। y इज़ इक्वल टू D2/D इज़ इक्वल टू D2 कैलकुलेट किया -8 डिवाइडेड बाई -4, माइनस से माइनस कैंसिल 2, और z इज़ इक्वल टू D3/D, और D3 हमने कैलकुलेट किया 20 डिवाइडेड बाई -4, इससे कैंसिल हो गया, 5 आ गया। तो यहाँ से 3 नंबर्स क्या क्या आ गया, 3 नंबर्स आर 13 2 5 13 2 और 5। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, इन दोनों में से कौन सा इक्वेशन कंसिस्टेंट है। इफ़ कंसिस्टेंट सॉल्व देम, अगर कंसिस्टेंट है तो इसको सॉल्व कीजिए। तो देखिए कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी का ये 3 कंडीशन होता है हमारे पास। अगर d आपने कैलकुलेट किया और d नॉट इक्वल टू 0 है तो इक्वेशन जो है वो कंसिस्टेंट कहलाएगा और यूनिक सॉल्यूशन होगा, तब हम ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। जितने भी क्वेश्चन हम अभी सॉल्व करने लग रहे थे वो सभी के सभी इन्हीं पे डिपेंड था। d जो था वो सब में नॉट इक्वल टू 0 था, तो उस कंडीशन में यूनिक सॉल्यूशन हमें मिलेगा। और देखिए अगर आपको 2 लीनियर इक्वेशन गिवन है तो x और y कैलकुलेट करना है, और अगर 3 लीनियर इक्वेशन है तो z भी कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट क्या कहता है, इफ़ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, अगर d 0 आ गया
बट D1 D2 D3 ये नॉन जीरो है, तो इक्वेशन कहलाएगा इनकंसिस्टेंट एंड नो सॉल्यूशन। आप यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि अगर आप x कैलकुलेट करने लग रहे हैं और अगर D1 अपॉन D लगा रहे हैं, तो D1 मान लीजिए कोई नंबर है यहाँ पर, कोई भी वैल्यू है, और D अगर जीरो आ गया तो डिनोमिनेटर में अगर जीरो आ गया तब तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो ये जो है क्या कहलाता है, इनकंसिस्टेंट। उसके बाद अगर D जीरो है और D1 D2 D3 ये भी जीरो है तो इक्वेशन कहलाएगा कंसिस्टेंट और हमें बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे। तो कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी का ये 3 क्राइटेरिया है। अब आइए इसी के बेस पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हम D बना लेंगे, तो D इज इक्वल टू 3 1 6 और 2 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेंगे, 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट केस में D कितना आ गया, 0। अब देखिए D 0 आ गया तो इसका मतलब ये तो फैक्ट है कि कंसिस्टेंट नहीं होगा, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन हमें नहीं मिलेगा। अब या तो सेकंड कंडीशन लगेगा या तो थर्ड कंडीशन लगेगा। तो इसके लिए जब D 0 आ गया तो हमें D1 और D2 भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो D1 कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट कॉलम की जगह पे लिखेंगे 5 और 11 और सेकंड कॉलम एज इट इज़ 1 और 2। 5 टू जा 10 माइनस 11 इज इक्वल टू -1, यानी कि D1 जो है वो नॉट इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो कंडीशन लगेगा वो सेकंड वाला लगेगा। हम यहाँ से D2 भी कैलकुलेट कर लेंगे, 3 6 और यहाँ से आ जाएगा 5 और 11। 11 3 जा 33 माइनस 30 इज इक्वल टू 3। तो D2 भी क्या आ गया, नॉट इक्वल टू 0। तो कंडीशन कौन से वाला लगेगा, सेकेंड वाला। D 0 है बट D1 और D2 नॉट 0 है। यहाँ पे क्या है, D इज इक्वल टू 0 बट D1 नॉट इक्वल टू 0 और D2 नॉट इक्वल टू 0। सो गिवन इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट एंड नो सॉल्यूशन। अब आइए इसके सेकेंड कुछ पार्ट को सॉल्व करते हैं। वापस से D बना लेंगे यहाँ से 1 4 2 और 8। इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कीजिए, 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब तो ये 0 आ गया। अब या तो ये लगेगा या तो ये लगेगा, तो हम चेक करते हैं D1 और D2 कैलकुलेट करके। D1 कैलकुलेट कर लेंगे, 3 12 और 2 और 8। तो 8 3 जा 24 माइनस 24, D1 भी 0 आ गया। अब D2 कैलकुलेट कर लेंगे, 1 4 एज इट इज़ और 3 और 12। तो ये आ जाएगा 12 माइनस 12, ये भी 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या है, D इज इक्वल टू 0 एंड D1 एंड D2 इज ऑल्सो 0। तो इसका मतलब क्या है, देन इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। जब इक्वेशन कंसिस्टेंट आ जाता है और हमें मैनी सॉल्यूशन कैलकुलेट करना होता है तो आप फर्स्ट इक्वेशन को कंसीडर कीजिए। फर्स्ट या सेकंड जो मन करे वो कंसीडर कर लीजिए, ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट ही कंसीडर करना है। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू y के टर्म में कैलकुलेट कीजिए, तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y। अब यहाँ से क्या कर दीजिए, पुट y इज इक्वल टू k। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 3 माइनस 2k। यानी कि आप k की वैल्यू को जैसे जैसे आप चेंज करते चले जाएंगे वैसे ही आपको x जो है वो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू देता चला जाएगा। तो जब कंसिस्टेंट होता है तो हम इस तरह से एक स्टेप और सॉल्व करते हैं। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं, देखिए क्या कहता है।
10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट सॉल्व देम। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व किया है, सेम हमें वैसे इसको भी सॉल्व करना है। 9th क्वेश्चन में 2 लीनियर इक्वेशन गिवन था और 10th क्वेश्चन में हमें 3 लीनियर इक्वेशन गिवन है। तो हम यहाँ से d कैलकुलेट करेंगे, तो 1 -1 3, 1 3 -3 और 5 3 और 3। इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कीजिए। d इज इक्वल टू 1 से रिलेटेड ये रो ये कॉलम डिलीट, 1 लिखा जाएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 और -3 माइनस माइनस प्लस 9। फिर यहाँ पे साइन आएगा माइनस का, ये -1 इंटू, अब ये -1 से रिलेटेड ये रो ये कॉलम डिलीट, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 3 और 5 को -3 से मल्टीप्लाई किया प्लस का 15। यहाँ पे साइन आएगा +3 इंटू, ये कॉलम डिलीट, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 माइनस और 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15। d इज इक्वल टू कितना आ गया 18 और माइनस माइनस प्लस और 15 और 3 18 माइनस का 36, तो ये आ गया 0, यानी कि d कितना आ गया, d यहाँ से आ गया 0। अब d 0 आ गया तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट केस तो अप्लाई नहीं होगा, अब सेकंड केस पे चलेंगे। अब हम d1 d2 और d3 कैलकुलेट करते हैं। तो d1 कैलकुलेट कर लेंगे, तो डी फर्स्ट कॉलम में क्या लिखेंगे, 6 - 4 और 14 6 -4 14 और -1 3 3 3 -3 और 3। इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कीजिए, 6 एज इट इज़ इंटू 6 से रिलेटेड ये रो ये कॉलम डिलीट, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 माइनस माइनस प्लस 9। फिर यहाँ पे साइन आएगा माइनस का, ये -1 इंटू, इसको मैं हटा देता हूँ, -1 से रिलेटेड ये रो और ये कॉलम डिलीट, -4 को 3 से मल्टीप्लाई किया -12 साइन माइनस का और 14 को -3 से मल्टीप्लाई किया माइनस माइनस प्लस का 42। फिर यहाँ पे साइन आएगा पॉजिटिव, अब ये 3 कंसीडर करेंगे, 3 से रिलेटेड ये रो ये कॉलम ये रो डिलीट, -4 को 3 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 12 और 14 को 3 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 42 इज इक्वल टू 6 इंटू 18 माइनस माइनस प्लस, इसको सॉल्व कर लेंगे आ जाएगा 30 प्लस 3 इंटू, इसको सॉल्व कर लेंगे आ जाएगा माइनस का 54। 18 इंटू 6 108 प्लस 30 माइनस 4 तिया 12 और 5 तिया 15 116। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 138 और माइनस करेंगे 162 में से, तो यह आ जाएगा माइनस का 24, तो यह आ जाएगा -24। तो देखिए d1 जब हमने कैलकुलेट किया तो ये नॉट इक्वल टू 0 आया। ऐसे ही आप d2 और d3 कैलकुलेट कर लेंगे तो उसका भी क्या आएगा, 0 नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है, इक्वेशन जो है वो क्या कहलाएगा, इनकंसिस्टेंट कहलाएगा। तो उम्मीद है आप इसके बाकी के d1 d2 और d3 पार्ट कैलकुलेट कर लेंगे। मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ। अब आइए क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। वापस से हमें 3 इक्वेशन गिवन है, तो पहले d बना लेते हैं। तो क्या आ जाएगा 4 2 2 -2 -1 -1 6 3 और 3। अब यहाँ से देखिए आप क्या देख पा रहे हैं, फर्स्ट कॉलम में 4 2 2 है, सेकंड में 2 -1 1 है, थर्ड में 6 3 3 है। तो क्यों ना हम इसको आइडेंटिकल बना लें। कोई भी दो रो और कोई भी दो कॉलम जब आइडेंटिकल बन जाता है तो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा 0 आता है। तो या तो आप रो को आइडेंटिकल बना लीजिए या कॉलम को आइडेंटिकल बना लीजिए, दोनों ही सिचुएशन में आंसर आपका सेम आएगा। अगर आप रो को आइडेंटिकल बनाएंगे तो क्या कीजिए, रो में से 2 कॉमन ले लीजिए। रो में से 2 कॉमन लेंगे तो देखिए इधर 4 की जगह 2 आ जाएगा, यहाँ -1 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। तो टेकिंग कॉमन टू फ्रॉम R1,
तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 -1 3, 2 -1 3, 2 -1 और 3। अब ये तो तीनों ही आइडेंटिकल हो गया, तो इसका डिटर्मिनेंट कितना आ गया, 0। अब यहाँ से D1 बनाइए। जब D1 बनाओगे तो फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे 8, 4 और 13, और सेकेंड कॉलम एज इट इज़ -2, -1, -1, 6, 3 और 3। अब देखिए इसको भी हम आइडेंटिकल बना सकते हैं। सेकेंड कॉलम में से माइनस कॉमन लीजिए और थर्ड कॉलम में से 3 कॉमन लीजिए, तो ये 2 बन जाएगा, आइडेंटिकल हो जाएगा। तो इसका डिटर्मिनेंट भी आ गया 0। D2 कैलकुलेट कीजिए। जब फर्स्ट कॉलम लिखिए एज इट इज़ 4, 2 और 2, और सेकेंड कॉलम में आएगा 8, 4, 13, और थर्ड कॉलम लिखिए 6, 3 और 3। अब ये भी देखिए आइडेंटिकल बना सकते हैं हम। इसमें से आप 3 कॉमन लीजिए और इसमें से आप 2 कॉमन लीजिए। तो टेकिंग कॉमन 2 फ्रॉम C1 एंड टेकिंग कॉमन 3 फ्रॉम C3, तो ये दोनों आइडेंटिकल हो जाएगा, तो इसका डिटर्मिनेंट भी 0 आएगा। अब D3 कैलकुलेट कर लेंगे। तो जब आप D3 कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, फर्स्ट कॉलम में 4, 2, 2, -2, -1, -1, और थर्ड कॉलम एज इट इज़ 8, 4 और 13 थर्ड। अब देखिए इनको भी हम आइडेंटिकल बना सकते हैं। तो आइडेंटिकल बनाएंगे, अगर मैं फर्स्ट कॉलम में से 2 कॉमन लूँ तो यहाँ पे 2, 1, 1 बचेगा, और सेकेंड कॉलम में से माइनस कॉमन लूँ तो 2, 1, 1, 1, तो इसका भी डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, 0। तो चारों का डिटर्मिनेंट यहाँ से क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, यानी कि D इज़ इक्वल टू 0 एंड D1, D2, D3 ये भी क्या आ गया, 0 आ गया। अब देखिए स्टूडेंट, मैं यहाँ से एक कंडीशन को चेंज कर रहा हूँ। थर्ड केस में देखिए D0, D1, D2, D3 0, अगर ये सभी के सभी 0 होता है तो ये मेथड जो है ना, हम सिर्फ कंसिस्टेंट लिख सकते हैं किसमें, वो 2 लीनियर इक्वेशन के लिए होता है। लेकिन 3 लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व करने लग रहे हैं, तो इट में बी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। आप इस लाइन को यहाँ पे ऐड कर लेंगे। अगर हम 2 लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने लग रहे हैं, तो अगर हमें सिर्फ इतना कंसीडर करना है और यहाँ से हमें ये और ये दोनों वैल्यू कंसीडर करना है, तब तो ये ठीक है। लेकिन अगर हम 3 लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने लग रहे हैं, तो 3 लीनियर इक्वेशन में आप यहाँ पे ऐड कर लेंगे, इट मे बी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट दोनों हो सकता है। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा, और मैनी सॉल्यूशन तो रहेगा। अब आइए इसको वेरीफाई करते हैं। तो यहाँ पे देखिए तीनों ही सिचुएशन में क्या आ गया, 0 आ गया। और जब तीनों ही सिचुएशन में 0 आ गया तो हम क्या करते हैं, अगला स्टेप, कोई भी 2 इक्वेशन कंसिडर कर लीजिए। मैंने इन दोनों इक्वेशन को कंसिडर कर लिया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4x - 2y + 6z इज इक्वल टू 8। यहाँ से कैलकुलेट करिए, 4x - 2y इज इक्वल टू 8 - 6z, और मैं यहाँ पे पुट करूँगा, पुट z इज इक्वल टू k। तो यहाँ से आ जाएगा 4x - 2y इज इक्वल टू 8 - 6k। इक्वेशन ये नया बन गया, फोर्थ। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, 2x - y + 3z इज इक्वल टू 4। नाउ 2x - y इज इक्वल टू 4 - 3z। तो 2x - y इज इक्वल टू 4 - 3k। ये इक्वेशन नंबर आ गया 5। फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन आया है, इसका वापस से डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कीजिए, ये दोनों कैलकुलेट कीजिए। तो 4 - 2, 2 और -1 इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आ जाएगा -4 और +4 इज इक्वल टू 0। अब
दोबारा से क्या आ गया, जीरो आ गया। और जैसे ही डी जीरो आ जाता है तो उस कंडीशन में इक्वेशन क्या कहलाता है, इनकंसिस्टेंट। तो ये क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। सबसे पहले हमने क्या किया, ये जो इक्वेशन गिवन है हमने इनसे चारों डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लिया। डी, D1, D2, D3 सभी का सभी जीरो आ रहा है। उस केस में फिर हमने क्या किया, हमने दो इक्वेशन कंसिडर किया, एक्स और वाई की वैल्यू जेड के टर्म में निकाला, वापस से दोनों इक्वेशन का डिटर्मिनेंट निकाला। अगर ये फिर से जीरो आ जाता है तो ये कहलाएगा इनकंसिस्टेंट। अब आइए, अब जो नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट गिवन है वो कंसिस्टेंट का गिवन है और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आएगा उसका आंसर। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। अब आइए स्टूडेंट इसके थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। ये तीन इक्वेशन गिवन है तो सबसे पहले यहाँ से हम क्या करेंगे, डी कैलकुलेट करेंगे। तो d इज इक्वल टू 2, 1, 5, 1, -2, -5, -2, 1 और 1। अब इसका हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो d इज इक्वल टू, सबसे पहले 2 लिखा जाएगा, 2 से रिलेटेड ये रो ये कॉलम डिलीट, -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -2 साइन माइनस का, और -5 इंटू 1 -5, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का 5, यहाँ पे साइन आएगा माइनस का। फिर ये लिखा जाएगा 1, 1 से रिलेटेड ये रो ये कॉलम डिलीट, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 और 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 5, फिर यहाँ पे साइन आएगा प्लस का। इसको मैं हटा देता हूँ। अब ये लिखा जाएगा -2 और -2 से रिलेटेड ये रो ये कॉलम डिलीट, -5 और -10 यानी कि प्लस का 10 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, d इज इक्वल टू 2 इंटू 3, माइनस माइनस प्लस का 4, -2 इंटू 5 में से 10 गया 5, तो यहाँ से कितना आ गया 6 + 4 -10 इज इक्वल टू 0। इसका डिटर्मिनेंट कितना आ गया, 0। जैसे ही यहाँ से डिटर्मिनेंट आ गया 0, तो या तो ये कंडीशन होगा या तो ये कंडीशन होगा। अब कैलकुलेट कर लेते हैं d1। अब यहाँ से देखिए, जब d कैलकुलेट किया तो भी 0 आया, और देखिए d1 मैंने पहले से कैलकुलेट कर लिया तो भी 0 आया, d2 भी 0 आ गया, d3 भी 0 आ गया। यहाँ पर देखिए क्या केस बना, d इज इक्वल टू 0 और यहाँ से d1, d2 और d3 भी क्या आ गया, 0। तो इस कंडीशन में इक्वेशन जो है वो क्या होगा, या तो कंसिस्टेंट होगा या तो इनकंसिस्टेंट होगा, या तो कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी को आइडेंटिफाई करने के लिए हम देखिए आगे प्रोसीजर करेंगे। तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, पहले दो इक्वेशन को कंसिडर कर रहा हूँ, और जब ये कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट होगा, ये वाला केस सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मेनी सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ से मैं दो इक्वेशन को कंसिडर कर रहा हूँ, पहले दो इक्वेशन को, 2x + y माइनस का 2z इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, x और y की वैल्यू निकाल रहा हूँ, यानी कि 2x + y इज इक्वल टू 4 + 2z। तो आ जाएगा 2x + y इज इक्वल टू, z की जगह पर k पुट कर रहा हूँ, तो 4 + आएगा 2k। अब एक नया इक्वेशन ये बन गया, इक्वेशन नंबर 4। नेक्स्ट इक्वेशन देखिए ये कंसिडर करता हूँ, x - 2y + z इज इक्वल टू -2। तो x - 2y इज इक्वल टू -z, और z की जगह पर k पुट कर देंगे, तो x - 2y इज इक्वल टू -2 - k। और ये इक्वेशन नंबर बन गया 5, और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन 4 और 5 आया है इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि वापस से हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए तो d कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से x और y का कोफिशिएंट यहाँ से क्या आ जाएगा, 2, 1, और इसका कोफिशिएंट है 1 और -2। इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करिए, तो -4 - 1 इज इक्वल टू कितना आ गया, -5। अब इस केस में
डिटर्मिनेंट क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो। जब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है तो स्टूडेंट यहाँ पर जो है वो क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट कहलाएगा, ध्यान रखना। और अगर डिटर्मिनेंट यहाँ से जीरो आ जाता तो इक्वेशन कहलाता इनकंसिस्टेंट। ध्यान से समझिए, अगर यहाँ पर डिटर्मिनेंट जीरो आता तो इक्वेशन कहलाता इनकंसिस्टेंट, और जब इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होता तो हम इसके आगे जो प्रोसीजर करने वाले हैं वो नहीं करेंगे। तो करेंगे क्या, तो इसके आगे फर्दर क्या प्रोसीजर करेंगे, देखिए। अब D1 कैलकुलेट करेंगे। D1 में फर्स्ट कॉलम में क्या लिखना है, ये 4 + 2k -2 - k, और ये एज इट इज़ 1 - 2। इसका वापस से डिटर्मिनेंट निकालिए, -2 × 4 + 2k -1 × -2 - k -8 - 4k + 2 + k। इसको सॉल्व कर लेंगे, -8 + 2 -6 -3k। यहाँ से हमने D1 कैलकुलेट कर लिया। सिमिलरली हम D2 कैलकुलेट कर लेंगे। फर्स्ट कॉलम में क्या लिखा जाएगा, 2 और 1, और सेकंड कॉलम में ये दोनों वैल्यू 4 + 2k और -2 - k। इसको सॉल्व कीजिए, 2 × -2 - k -1 × 4 + 2k, मल्टीप्लाई कीजिए, -4 - 2k -4 - 2k, तो आ जाएगा यहाँ से -8k - 4k। ये हमने D2 कैलकुलेट किया। तो यहाँ से x = फॉर्मूला क्या बनेगा, D1/d, और D1 हमने ये कैलकुलेट किया -6k -3k / -5। माइनस ले लेता हूँ कॉमन, तो आ जाएगा 6k + 3k / -5, इससे कैंसिल, तो क्या आ गया, 6k + 3k / 5। और ऐसी y कैलकुलेट कर लेंगे, D2/d = D2 ये आया, माइनस में कॉमन ले रहा हूँ, तो ये बन जाएगा 8k + 4/- 5, इससे ये कैंसिल हो गया, 8k + 4 / 5। तो ये था स्टूडेंट पूरा प्रोसीजर थर्ड पार्ट को सॉल्व करने का। वापस से मैं आपको समझाने लग रहा हूँ। अगर यहाँ पर डिटर्मिनेंट D0 आ जाता तो लिखते इनकंसिस्टेंट, और ये प्रोसीजर हम आगे नहीं करते। डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो फर्दर हमें ये दो प्रोसीजर और करना पड़ेगा, और x की जो इनफाइनाइट वैल्यू वो ये है, और y की इनफाइनाइट वैल्यू ये है, और z को हमने क्या एज्यूम किया, k। तो ये x आ गया, ये y आ गया, और ये z आ गया। यानी कि k की वैल्यू पुट करिए इसमें, x की इनफाइनाइट वैल्यू मिलेगा, y में k पुट कीजिए यहाँ पर तो इनफाइनाइट वैल्यू मिलेगा, और यहाँ k पुट करिए इनफाइनाइट वैल्यू मिलेगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन नंबर 10 समझ आया होगा। तो इस वीडियो में स्टूडेंट इतना ही। वैसे अपने सिलेबस में 1 से लेकर के 10 तक के ही क्वेश्चन गिवन है, तो उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, और आप मुझसे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे ही मुझसे जुड़ सकते हैं, अपने क्वेरी को पूछ सकते हैं। तो फिर मिलता हूँ नेक्स्ट एक्सरसाइज में। थैंक यू, धन्यवाद।